तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है। यह है संस्कृत। अब संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा नहीं बनी। अब प्राचीन प्राकृत, उसके बाद का प्राकृत, इस तरह से मोटे तौर पर हम ऐसे कर सकते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी में है ये अवहट, ये है पुरानी हिंदी, और यहाँ पुरानी हिंदी से धीरे धीरे विकसित होते हुए अवधी, ब्रजभाषा, इन क्षेत्रों से होते हुए आज हम खड़ी बोली तक पहुंच गए। तो ऐसा विकास हुआ है। मतलब हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। तो ये जो अपभ्रंश है, इसी का एक रूप है अवहट। ये अवहट भाषा जो है, इसका उल्लेख पहली बार मिथिला के एक रचनाकार हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसमें अवहट भाषा का उल्लेख हुआ है। अवहट के एक प्रमुख रचनाकार हैं अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान या अब्दुर्रहमान, सब इन्हीं का नाम है। और इनकी प्रमुख रचना है संदेश रासक। अवहट के प्रमुख कवि हैं विद्यापति जी। इनकी रचना है कृति लता और कृति पताका। ये कृति लता जो है, ये भृंग भृंगी संवाद में उस समय की प्रथा के अनुसार, प्रचलन के अनुसार, गौर करने की बात है कि इसमें ज्योतिरेश्वर ठाकुर और विद्यापति दोनों मिथिला के हैं। इसी बिहार के रचनाकार हैं, मिथिलांचल के। तो ये जो भाषा है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? तो ये अपभ्रंश से विकसित भाषा है। तो अवहट के ये इन क्षेत्रों में अब अपभ्रंश का जो रूप हुआ उसको अवहट कहा गया। विद्यापति जी की एक उक्ति है, देसिल बैना सबजन मिठा जे जैसो जप ए अवहट। उन्होंने कहा कि देश की बोली, बैना मतलब बोली, देश की बोली सबको प्रिय है। जो जैसे लिखता है वही अवहट है। तो गौर करने की बात है कि विद्यापति जी ने जन भाषा को, क्षेत्रीय बोली को अपनी अभिव्यक्ति का विषय बनाया।
हर क्षेत्र में, हर समय आज की जो साहित्यिक भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा नहीं। जो खरी बोली शिक्षक बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, क्या खरी बोली को उसी तरह से आम आदमी भी बोलता है? नहीं बोलता है। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उच्चारण करेगा जनता, जनता बहुत पीड़ित है, और एक आम आदमी उच्चारण करेगा, इन दिनों जनता की स्थिति बहुत खराब है, वो जनता नहीं कह के जनता। तो हर समय भाषा के दो स्तर होते हैं, एक साहित्यिक भाषा और एक लोक भाषा। तो अब आप यहां से देखिए, संस्कृत जो है ये ईसा पूर्व 1500 ईस्वी, ईसा के 1500 पीछे से संस्कृत आपको देखने को मिलेगी। अब इस संस्कृत भाषा का एक रूप तो वह है जो आज भी मौजूद है, थोड़े से परिवर्तन के साथ संस्कृत तब से अब तक लिखी, पढ़ी और बोली जाती। आज भी संस्कृत बोलने वाले लोग, आज भी संस्कृत में रचना होती है, आज भी संस्कृत पढ़ने वाले। एक दूसरा रूप है कि संस्कृत ने रूप बदला लोगों की जुबान, जिसको जन भाषा कहते हैं। तो जन भाषा में कोई भी पहले जो उपदेशक थे, जैसे कोई भी वह व्यक्ति जो आम लोगों से जुड़ना चाहता है वो जन भाषा को एडॉप्ट करता है, अपनाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो यहाँ की लीडिंग भाषा में गांधी मैदान में पहले कह देते हैं कि कैसन बारी रहुआ साहब, भोजपुरी की टोनी। भोजपुरी बोलते नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन लोगों के हृदय से जुड़ने के। लेकिन गुजरात में केम छो, बंगाल में जाएंगे तो और कोई तरीका अपनाएंगे। इसी तरह से जो भी लोग जन उपदेशक होना चाहते हैं वो जन भाषा को पकड़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश इसी जन भाषा में दिए। तो बुद्ध के शिष्यों ने उसी भाषा में साहित्य लिख दी, तो पाली हो गई साहित्यिक भाषा। तो अब ये पाली भाषा फिर से टूटेगी लोगों के जुबान में। तो लोगों की जुबान में टूटकर जो नई भाषा बनी, तीर्थंकर महावीर आए तो उस भाषा को उन्होंने अपना लिया, उसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो जैनियों ने सारा साहित्य प्राकृत में लिख दिया। तो ये प्राकृत जब साहित्यिक भाषा हो गई तो इससे फिर एक नई भाषा बनी, लोक भाषा। इसको अपभ्रंश कहा गया, गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट। अपभ्रंश मतलब गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट, जो भाषा बिगड़ गई। ये पूर्व के लोगों ने इसको अपभ्रंश कहा। वैसे ही जैसे आप एक्सीडेंटल जींस पहनते हो तो हमारी पीढ़ी के जो लोग कहते हैं, लोग हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सब बिगड़ रहा है। कहता है कि नहीं कहता है? आज का वो चलन है, हमें वो सूट नहीं करता। चश्मा अलग है, सोचने का नजरिया अलग है कि कौन ऐसा मूर्ख है भाई कि फटे हुए कपड़ों के पैसे देता है। तो उसी तरह से पूर्व के लोगों ने इसे अपभ्रंश कहा। लेकिन जिन लोगों को प्रचलित होना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय होना था, वे लोग किस भाषा को अपनाएंगे? लोक भाषा को। इसलिए इस भाषा में रचनाएं हुई, इसकी आलोचना भी होती थी उस समय। तो आलोचना होती थी, विद्यापति जी की आलोचना हुई। तो विद्यापति जी ने कहा कि बाल चंद विज्जाबई भाषा, यह न लागे दुज्जन हासा। जैसे बालचंद को, द्वितीया के चांद को दुर्जनों की हंसी नहीं लगती है, वो सुंदर का सुंदर ही है, वैसे ही विद्यापति की भाषा को भी दुर्जनों की हंसी नहीं लगी। और उन्होंने अभट में देसिल बैना। अब यहां देश का अर्थ पूरा भारत नहीं है,
अपनी लोकेलिटी, अपना क्षेत्र, तो देसिल बैना सब जन मिठा कह दिया। तो ये जो अभट भाषा है, ये अपनी पुरानी पीछे की भाषा से किस बात में अलग है और आज की खरी बोली से किस बात में अलग है, ये सब एनालिसिस करना, ये सारी बातें बताना। खरी बोली के कारक चिन्ह क्या है, अभट में कारक चिन्ह क्या थे, खरी बोली में सर्वनाम क्या है, अभट में सर्वनाम क्या थे, खरी बोली में संज्ञाओं का रूप क्या है, अभट में क्या था, प्राकृत में क्या था, अभट अपभ्रंश में क्या है, डिंगल में क्या हुआ। अब डिंगल एक ऐसी भाषा है जो बहुत ध्वन्यात्मक है, उसके ऊपर अनुस्वार और चंद्रबिंदु का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ क्योंकि वह चारणों की भाषा थी। जैसे संस्कृति का केंद्र उस समय केवल राजस्थान बच गया था और सारे क्षेत्रों में आक्रमण से लोग त्रस्त थे। राजस्थान वाले फाइटर्स थे, राजपूताना, तो उनके यहाँ जो चारण या भाट कवि लोग रहते थे, उनकी लड़ाइयों की स्तुति का गान करते थे, उनकी गाथा का, गौरव का, उनकी वीरता का गान करते थे। तो डिंगल जो है वो चारणों की भाषा है, पिंगल भी चारणों की भाषा है। तो पिंगल जो है भाटों की भाषा है और डिंगल चारणों की भाषा है। जैसे पश्चिमी राजस्थानी से डिंगल और पूर्वी राजस्थानी से पिंगल का विकास हुआ। तो पिंगल थोड़ा मुलायम भाषा है और डिंगल कर्कश भाषा है। उसमें अनुस्वारों और चंद्रबिंदुओं का प्रयोग इसलिए हुआ है, डिंगल में जो छंद रचे जाते थे उसको गाने के लिए कलेजा होना चाहिए। वो कहते थे गीत, लेकिन उसको एक विशेष तरीके से पढ़ा जाता था। अगर आपने आल्हा वगैरह कभी सुना होगा गांव में, तो देखा होगा कि उसको किस तरह से ढोल पीटकर और किस तरह से ऊंची आवाज में गाते हैं। तो अब डिंगल की जो साहित्य रचना है, उसके परसर्ग जो है, उसके कारक चिन्ह जो है, वो बताने होंगे आपको। अभट की विशेषता बतानी होगी आपको, तब जाकर हिंदी की उत्पत्ति बतानी होगी आपको, फिर काव्य शास्त्र बताना होगा आपको, भाषा विज्ञान बताना होगा आपको, और तब महासमुद्र में हिंदी साहित्य में प्रवेश करना होगा। आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, भक्तिकाल की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, रीतिकाल की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, आधुनिक काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं। आधुनिक काल तो बहुत फैला हुआ है, अब इसमें हर तरह की विधा है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी बातें। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं स्मूथ नहीं हूं, सचमुच अभी आप स्मूथ नहीं है, लेकिन अभी तो पूरे सिलेबस का एक परिभ्रमण हमने आपको कराया ताकि आप माइंड मेकअप करें कि ये चीजें हमको पढ़नी। अब जब एक एक कर पढ़ेंगे, जैसे हिंदी की उत्पत्ति, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण बनते वो लिख लिया, एक चैप्टर खत्म। डिंगल पढ़ लिया, उसके बारे में समझ लिया, उनके ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण लिख लिया, वो चैप्टर खत्म। अभट एक बार समझ लिया, अभट की प्रवृत्ति समझ लिए, अभट के रचनाकार प्रमुख रचनाएं समझ लिए, एक चैप्टर खत्म। उसके बाद तब आपका जो है वो भाषा के जो विभिन्न रूप है, रचनात्मक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है और संचार भाषा क्या है। उसके बाद फिर भाषा विज्ञान में आ जाएंगे, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, इन सबों के सिद्धांत और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार, तो उनकी समरी कर लें। उसके बाद काव्य शास्त्र में आ जाएंगे, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन,
रस, छंद, अलंकार, फिर पश्चिमी जो 5-7 जो सिद्धांतकारों के, आलोचकों के हमको पढ़ना है, मिल्टन है, अरे वो प्लेटो है, रिचर्ड्स हैं, टी.एस. इलियट है, उनके जो सिद्धांत हैं उसकी क्या समरी है, उसका क्या महत्वपूर्ण मोटो है, वो बता देना। वो सब साहित्य के बारे में वो बात करते हैं कि कविता क्या है और कवि जो लिखता है वो कैसे लिखता है। तो उस संबंध में सबके विचार हैं, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य आपका शुरू हो रहा है, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के बारे में जान लेंगे। उसके बाद भारतेंदु वगैरह जो आधुनिक रचनाकार हैं, निराला वगैरह के बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाएंगे और प्रॉपर आदि काल से लेकर अद्यतन आज तक की स्थितियों में आ जाएंगे, तो हम लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ठीक है, और इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे। आप अपनी नोटबुक में, चूँकि सब ऑब्जेक्टिव मेथड है, आप नोटबुक में वो प्रश्न लिखते जाएंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं लिखाता जाऊंगा। 2-4 बार पढ़ेंगे वो जेहन में अटक जाएगा। मतलब ये है कि फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मसात हम नहीं कर सकते, बशर्ते कि सही सूझबूझ सही तरीके से चले। अब ऐसा होता है मार्केट में किताबें आती हैं या यूट्यूब की बातें हैं, तो वो तो ऐसा भी करते हैं कि प्रोफेशनल लोग ज़्यादा होते हैं। अब सब लोग होते हैं कि नहीं नहीं मुझे मालूम, वो चीज़ें भी आपको बताएंगे जो वो जानते हैं, और जिसका इस परीक्षा से कोई सरोकार नहीं भी हो सकता है। आप तो विद्यार्थी हैं, आप कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज़ें सरोकार वाली हैं, कौन सी नहीं। तो ये सब निर्णय आपको करना है, आंखें खुली रखनी है, चौकन्ना रहना है। दुनिया में चीज़ें चारों तरफ फैली हुई है। मैं नहीं कहता हूं मैं अच्छा हूं, आप जिसको अच्छा कहेंगे वह अच्छा हो। जब आपको लगने लगेगा अच्छा शिक्षक कौन है, जो विद्वान है वह नहीं, जो शिक्षक विद्यार्थी के काम में मदद कर दे, उसको सही रास्ते तक पहुंचा दे, अच्छा शिक्षक वही। वह कितना भी स्कॉलर हो या कितना भी सामान्य, उसको पहले ईमानदार होना चाहिए। विषय अगर उसे समझ में आता है तब उसमें हाथ डालना चाहिए, और नहीं तो उसे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भैया ये काम हमसे नहीं हो। तो मेरे साथ रहेंगे तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप कंफर्टेबल रहेंगे, और माशाअल्लाह ईश्वर करेंगे तो परीक्षा में आप अच्छा करेंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। फिर अगले वर्ग में हम लोग